हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अपनी क्लासेस को अभी तक कंटिन्यू किया है। हम आगे भी इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने फिस्कल पॉलिसी को कवर किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसे अपने लाइक्स के साथ साथ अपने कमेंट्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको मेरे टॉपिक्स में अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं जो अभी तक नहीं आया है तो आप मुझे उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या टॉपिक को कवर करना चाहते हैं। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स है क्या। इंडिया में चेंजेस टू इट्स फाइनेंशियल सिस्टम टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसी की वजह से हम कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब इंडिया ने ये चेंजेस लेकर के आए, वो चेंजेस कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? बेसिकली आपके बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर एंटिटीज जो हैंडल करती हैं मनी को। रिफॉर्म्स आने से पहले गवर्नमेंट जो थी वो पूरा कंट्रोल करती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो काफी रिस्ट्रिक्टेड था, रेगुलेटेड था एंड एफिशिएंट नहीं था। गवर्नमेंट couldn't generate enough money for investment और public services। अब अगर सारा का सारा जो कंट्रोल है या पावर है वो अगर किसी एक पर्सन के पास होगा तो जाहिर सी बात है कि हम बाकी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास हर एक को वो प्रॉपर टाइम और एफिशिएंटली उस चीज़ के ऊपर काम करने का समय होना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट ही हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी तो वहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री को मैनेज करना होता है। वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकती, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जिसकी वजह से इन रिफॉर्म्स का आना बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि हम कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, जिसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम का ऑटोनॉमस होना या फिर उसका गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है फाइनेंशियल सिस्टम पे उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी इनएफिशिएंसीज एंड इनफ्लेक्सिबिलिटीज है सिस्टम में उनको हटाना। जैसे 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 गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा और ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करेंगी, अपने डिसीजन मेकिंग को ले सकती हैं, वहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो उन चीज़ों की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है टू चैनल रिसोर्सेज बेटर। अब टू मेक श्योर दैट द मनी गोज टू द राइट प्लेस फॉर ग्रोथ। अब अगर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा तो फिर वहां पर चेक कौन करेगा कि उन्होंने जो पैसा साइन किया था वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, या गवर्नमेंट कितनी चीजों को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है इन रिफॉर्म्स का आना, जिसकी वजह से जो मनी हैंडल्स हैं वो सही जगह पे पहुंच सकते हैं ताकि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। फाइनेंशियल सिस्टम्स रिफॉर्म्स आने से क्या होगा, उनकी जो वर्किंग है वो बेटर हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो स्टेबल भी हो जाएगी। गिव ऑटोनॉमी, यानी कि इट अलाउज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब वहाँ पे हर एक डिसीजन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली भी उन डिसीजंस को ले सकती है, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद होगी। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ग्लोबल कंपटीशन, यानी कि अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं तो वो कंट्री की ग्रोथ के लिए डिसीजंस ले सकती हैं जिसमें वो इंटरनेशनली भी compete कर सकती हैं, ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और कंट्री में प्रॉफिट्स हो, मनी जनरेशन ज़्यादा हो और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाए। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के रिफॉर्म्स हैं। मेजरली तीन टाइप के रिफॉर्म्स है: बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स एंड आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग के सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म्स आने से पहले बैंक्स जो थे वो हेविली कंट्रोल्ड थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे। बट इन रिफॉर्म्स के आने के बाद
प्राइवेट बैंक्स अलाउ हुए, उनके ऊपर जो रेगुलेशंस थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए और जो टेक्नोलॉजी थी वो भी अपग्रेड हो गई। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जैसे आज के टाइम पे जो एटीएम्स हो गए, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का ही एक नतीजा है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में आपका रिफॉर्म्स के पहले जो था वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी मार्केट को, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी नहीं हो पाती थी। बट रिफॉर्म्स आने के बाद इट अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स and introduce better pricing methods. जैसे कि companies can now raise funds globally through instruments like ADRs. उसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स के पहले ये भी एक हेवीली कंट्रोल्ड मार्केट थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो थे वो काफ़ी लिमिटेड होते थे। बट चेंजेस आने के बाद इट अडॉप्टेड द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, जिसने ज़्यादा प्लेयर्स को मार्केट में आने के लिए अलाउ किया। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि रुपी की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई। इट स्टार्टेड हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट्स एज वेल। सो अब इन तीनों सेक्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में भी जानते हैं कि इन रिफॉर्म्स में आखिर क्या क्या हुआ और किस तरह से ये रिफॉर्म्स आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो था वो बिफोर रिफॉर्म्स इंडियाज बैंकिंग सेक्टर वाज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल रहते थे, और ज़्यादातर बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो थी वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, वहाँ पर ऑटोनॉमी नहीं थी। जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता था उसका, बैंक्स वर नॉट वेरी एफिशिएंट एंड उनका जो मेन फोकस था वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स पे होता था रादर दैन मार्केट डायनेमिक्स, यानी कि वो डिसीजंस वो होते थे जो गवर्नमेंट चाहती है रादर दैन जो मार्केट में चल रहा है वो उसके हिसाब से नहीं होता था। अब ये रिफॉर्म्स आए कब? ये आए थे बेसिकली नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद, जिसमें उन्होंने दो रिपोर्ट्स को रिलीज किया था 1991 और 98 में। और इन रिपोर्ट्स में एम्फसाइज किया गया था नीड फॉर लिबरलाइजेशन, एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस इन द बैंकिंग सेक्टर। अब लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या है? रिफॉर्म्स के पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे डिपॉजिट्स एंड लोन्स पे वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल थे। अब लिबरलाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा, ये बैंक्स को अलाउ करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स कर सकती है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब उन्हें गवर्नमेंट से नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए, रादर वो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स कर सकते हैं। इस पॉलिसी ने क्या किया, कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया बैंकों के बीच में, जिसकी वजह से बेटर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑफरिंग्स जो है वो कस्टमर को मिलना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्लूड करता है आपका सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दैट इज एसएलआर। रिफॉर्म्स इन्वॉल्व रिड्यूसिंग दीज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिन्होंने बैंकों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी इन लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बैंकों को ज़्यादा मिलेगी, तो उनकी जो वर्किंग है वो भी एफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, दैट इज बीएफएस। अब बीएफएस इस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टू सुपरवाइज द बैंक्स। इसका एम था कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्रिएट करे ताकि वो इफेक्टिव सुपरविजन कर सके, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है आपका एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। अब जब रिफॉर्म्स आए उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिड्यूस हुए, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो एंट्री थी वो कहीं ना कहीं अलाउड हो गई इस सेक्टर में, जिसकी वजह से जो मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो रिड्यूस हो गई, वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो गई। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई। एफडीआई जो बैंकिंग सेक्टर में थी वो 49% से बढ़ के 74% हो गई थी, जिसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ किया कि वो इंडियन बैंक्स में एक लार्ज स्टेक ले सकते हैं। इसने अट्रैक्ट किया फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपर्टीज को, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट आपका आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपके क्या है, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग एंड कैपिटल एडवोकेसी आर क्रूशियल रिफॉर्म्स। ये क्या करते हैं नॉर्म्स, ये एम करते हैं
कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है बैंक्स की वो इम्प्रूव हो सके और बैंक में जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडवोकेसी होनी चाहिए, ये इंश्योर करती है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपका हो गया कि जो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है, जैसे कि आपकी एटीएम्स हो गए, इंटरनेट बैंकिंग है, फ़ोन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, ट्रांसफर द वे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम बिना इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के बगैर तो हम बैंकिंग को अज्यूम ही नहीं कर सकते। हर छोटी चीज़ के लिए अगर आपको बैंक में जाकर के लाइन लगानी पड़ जाए तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि आप बैंक जाना ही बंद कर दोगे। आप पैसा जो है वो घर में रखना स्टार्ट कर दोगे रादर दैन बैंक में सबमिट करना। आप आज के टाइम पे बैंकिंग सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करते हो क्योंकि आप बहुत ईज़िली इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, जो आपको कैशलेस होने में मदद करती है कि आपको हर जगह कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईज़िली डू इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका डेब्ट रिकवरी मेजर्स। Measures like debt recovery tribunals, lok adalats, and the enactment of securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest, that is Sarfasi Act, was introduced. These measures facilitated the quick and efficient recovery of bad debts. Next आपका आता है capitalization of banks. तो educate capitalization of banks was ensured to strengthen the financial positions। यानी कि जितना ज़्यादा बैंक्स जो है वो कैपिटलाइज यानी कि उनके पास कैपिटल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेंगी। दिस इन्वॉल्व इन्फ्यूजिंग सफिशिएंट कैपिटल टू कवर पोटेंशियल लॉसेस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। यानी कि बैंक्स के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो कुछ पोटेंशियल लॉसेस को सस्टेन कर सके और उसकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये फोकस करता है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो बैंक एम्प्लॉयज़ है उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है आपका मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। अब गवर्नमेंट ने जब रिफॉर्म्स के स्टेप लिए तो उन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिड्यूस किया। किसके थ्रू? मर्जर्स एंड अमालगमेशंस के थ्रू। अब डायरेक्टली आप किसी बैंक पे ताला नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, पैसा होता है, तो आप किसी बैंक को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप आइदर उसे किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दोगे या तो फिर 2 या 3 बैंक्स को आपस में अमालगमेट करके उसका एक नया वर्जन आप लेकर आ जाओगे ताकि जो उनकी सर्विसेज हैं वो ब्रेक ना हो। और इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ? बैंकिंग जो थी वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई, जिससे लोग बैंक्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे आप देखो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग के मर्जर्स है वो होते रहते हैं, एक बैंक दूसरे में मर्ज हो जाता है, बट जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि एक बैंक बंद हो गया तो फिर उनका सारा पैसा डूब गया, नहीं। सो ये मर्जर्स एंड अमेलगमेशन कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करता है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनको इम्प्रूव करता है। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कंप्लीट करेंगे वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स को करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।